नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NVS एकेडमिक पर, जो हमारे सक्षम क्लासेस के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में हमने बात कर ली थी दूसरी बैठक तक। संविधान सभा, इस संविधान सभा में हमने दूसरी बैठक तक बात कर ली थी और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष। ध्यान देना दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहां तक हमने बात कर ली थी। पहले अस्थायी अध्यक्ष, बाद में स्थायी अध्यक्ष क्यों चुने गए थे, क्या जरूरत थी अस्थायी अध्यक्ष की और क्या जरूरत थी स्थायी अध्यक्ष की, इन सब बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे तीसरी बैठक के बारे में। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। यानी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। डाउट यहां बनता, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, कहां? संविधान सभा में। लेकिन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार क्यों किया गया? ये जो समय है बीच का, ये क्यों लगा? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मुस्लिम लीग है वह मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने से मना कर रहा था और भारतीय जो लोग हैं वो ये चाह रहे थे कि कैसे भी मुस्लिम लीग को भारतीय संविधान सभा में शामिल कर लें ताकि भारत विभाजन रुक जाए। लेकिन तब तक भारत विभाजन रुकना असंभव हो गया था। इसीलिए मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल करने के लिए संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को इस बात से नाराजगी हो जाती कि हमारे बिना शामिल हुए ही आपने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। अंत में जब यह फैसला हो गया कि अब मुस्लिम लीग किसी भी हाल में भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होगी, इसीलिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आगे चलकर ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया, संविधान की प्रस्तावना बन गए। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना की बात करेंगे हम। जैसे ही संविधान सभा कंप्लीट होगी उसके बाद में हम प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना अलग टॉपिक रहेगा, इसमें क्या था, क्या क्या लिखा हुआ था, सारी बातों का हम चर्चा करें। आगे
संविधान सभा की तीसरी बैठक के बाद संविधान का जो निर्माण था वो सुचारू रूप से चलने लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इससे देखना, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या है? तिरंगा। तिरंगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। याद रखना, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। कई बार क्वेश्चन घूम के आ जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो याद रखना, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2, जबकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता। आगे देखो, राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 31 दिसंबर 1930 को मध्यरात्रि लाहौर में पहली बार रावी नदी के किनारे लहराया गया था या फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 31 दिसंबर 1930 को मध्यरात्रि यानी 12 बजे मध्यरात्रि लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार फहराया गया था। याद रखना, किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। थोड़ा सा ध्यान देना। प्रारूप समिति, दोस्तों जो ये प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस प्रारूप समिति का क्या कार्य था, इसका अध्यक्ष कौन था, ये कब बनी। कई क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके अलावा ढांचा समिति भी कहा जाता है। ढांचा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। कौन था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। KM मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णस्वामी अय्यर और गोपालस्वामी अयंगार। ऐसे 6 सदस्य थे। आगे देखो, इस प्रारूप समिति का कार्य, तो याद रखना, प्रारूप समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करने का नहीं था। कभी भी ये मत कर देना कि प्रारूप समिति का कार्य संविधान का प्रारूप या संविधान का ढांचा तैयार करने का। नहीं, प्रारूप समिति का कार्य BN राव द्वारा, किसके द्वारा? BN राव। अब आप पूछोगे BN राव कौन था, बताऊंगा अभी। BN राव द्वारा
तैयार किए गए संवैधानिक ढांचे की जांच करना था। ढांचे की जांच करना था। याद रखना, BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का जो ढांचा तैयार किया गया था, उस ढांचे की जांच करने का कार्य प्रारूप समिति का था। समझ गए होंगे। BN राव पूरा नाम था बेनेगल नाथ राव। बेनेगल नाथ राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नाथ राव। ये कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे BN राव, बेनेगल नाथ राव। अब आप पूछोगे कि इन्होंने भारतीय संविधान का ढांचा क्यों तैयार किया था? क्योंकि BN राव 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके थे। तब तक BN राव 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके थे। इसलिए भारतीयों ने सोचा कि क्यों ना BN राव से ही भारतीय संविधान का निर्माण करवाएं। लेकिन BN राव को संविधान का जनक नहीं माना जाता। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का कार्य BN राव द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक ढांचे की जांच करना था। यानी जो त्रुटि से भरा हुआ संवैधानिक ढांचा था, उस त्रुटि से भरे हुए संवैधानिक ढांचे की जांच की। और जो त्रुटियां थी, प्रारूप समिति ने क्या किया? जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को, संवैधानिक ढांचे में जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को निकालकर एक सुसज्जित संविधान का ढांचा तैयार किया। सुसज्जित संविधान का ढांचा तैयार किया किसने किया? प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए 3 बार चुनाव लड़े। कितनी बार चुनाव लड़े थे? 3 बार चुनाव लड़े थे। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े बंबई से भीमराव अंबेडकर पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन बंबई से ये चुनाव हार गए। दूसरी बार इन्होंने जो पूर्वी बंगाल था, 1905 में भंग हुआ था। उस समय बंगाल 2 भागों में बंट गया था। पहले मैंने आपको बता दिया था, 2 भागों में बंट गया था, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल आज हमारे भारत का हिस्सा है, एक राज्य है, जबकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश रूप ले चुका भी। ध्यान रखना, जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल में एक क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल में एक क्षेत्र था जिसका नाम था जेसूर कुलना। क्या नाम था? जेसूर कुलना। इस जेसूर कुलना नामक स्थान से भीमराव अंबेडकर दोबारा चुनाव लड़े। यहां से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुनाव जीत कर आए। जब यहां से चुनाव जीत कर आए तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई। अब आप पूछोगे क्यों हो गई? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, उस समय ये पूर्वी बंगाल ने पूर्वी पाकिस्तान का रूप ले लिया था। पूर्वी बंगाल ने पूर्वी पाकिस्तान का रूप ले लिया था, अर्थात भारत से अलग हो गया था पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में जो जेसूर कुलना स्थान था वो भी भारत से अलग हो गया। तो अब इनकी सदस्यता नहीं रही। जब दोबारा इनकी सदस्यता नहीं रही तो इन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। क्यों लड़ा तीसरी बार? क्योंकि BN राव ने कहा कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का होना आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने
तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार निर्विरोध चुनाव लड़े। कैसे? निर्विरोध। कहां से? निर्विरोध बंबई से। उस समय बंबई का प्रधानमंत्री था बीजी खैर। कौन था? बीजी खैर। बीजी खैर का नाम, पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। क्या नाम है? बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। इस पीएम ने बंबई से भीमराव अंबेडकर को निर्विरोध चुनाव लड़वाया और संविधान सभा के लिए सदस्य चुना। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में 3 बार चुनाव लड़े थे और तीसरी बार ये कंटिन्यू संविधान सभा के सदस्य रहे थे। आगे देखना। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के कार्य के बारे में हमने चर्चा कर ली। प्रारूप समिति का जो कार्य है वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया ढांचे की जांच करना था। BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। अब यहाँ थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने देशों की इसमें सदस्यता है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हैग नीदरलैंड में हुई थी। हैग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसमें 193 देशों की सदस्यता है। इसमें 193 देशों की सदस्यता है। कभी बात करेंगे विस्तार से इसके बारे में। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे राजस्थान के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके। एक वर्तमान में है, जबकि एक वर्तमान में पहले रह चुका था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अलग टॉपिक है थोड़ा सा। आगे देखना। प्रारूप समिति के बाद में हम देखेंगे हिंदी दिवस के बारे में। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया। कितनी भाषाएं हैं, कैसे कैसे हैं, वो आगे हम अनुसूचियों में बात करेंगे। देखो, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया। लेकिन याद रखना, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना उर्दू है, ना इंग्लिश है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे देखेंगे। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं, गणित दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखो। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9,
60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392 और 393, 393 और ये 15 जो अनुच्छेद हैं वो तो आप बुक्स में देखते हैं, लेकिन एक अनुच्छेद कभी नहीं देखते, वो है 395, अनुच्छेद 395 नहीं देखते, जबकि वो भी कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन याद रखना, अब यहाँ पे आपको डाउट ये हो रहा होगा कि हम 15 अनुच्छेद तो देख लेते हैं, ये जो 15 अनुच्छेद हैं ये तो हम बुक्स में देख लेते हैं, इसको क्यों नहीं देखते? याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 395 है, ये अनुच्छेद 395 ये कहता था कि जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक भारत की शासन व्यवस्था संविधान सभा देखेगी और संविधान सभा के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हो गया वैसे ही इसकी क्या हो गई, जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, इसीलिए इसको हम बुक्स में देखते नहीं हैं। आगे देखो, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया था। कब? आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आगे देखो, इसी दिन यानी 26 नवंबर को विधि दिवस, किस दिवस? विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में, यहां थोड़ा सा बात पे ध्यान देना, विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों के अनुसार इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किस दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अर्थात 26 नवंबर को विधि या कानून दिवस के रूप में न मनाकर अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 2015 से। आगे देखो, ये थी हमारी 26 नवंबर 1949 के बारे में बात। आगे देखते हैं, अगली जो डेट है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। यहां पे एक डाउट बन रहा होगा आपको कि अगर संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो उस दिन 16 अनुच्छेद ही लागू क्यों किए, संपूर्ण संविधान को लागू क्यों नहीं किया? ये डाउट मैं आगे बताऊंगा जब 26 जनवरी 1950 की बात करूंगा उस समय। आगे देखो मित्रों, एक चीज मैं बता दूं आपको कि आपको जो भी कंसेप्ट हो वो कमेंट में दो, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस कंसेप्ट के बारे में। आगे देखो, 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। किस दिन? 24 जनवरी 1950 के दिन। आगे देखो, देखिए 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान। और इसी दिन राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था। ध्यान देना, राष्ट्रगान
और राष्ट्रगीत के बारे में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।